गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद माय न्यू वीडियो। चलिए आज की वीडियो में आया हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी कुछ दिनों से हम अपनी पढ़ाई की वीडियो को थोड़ा सा हमने रोक दिया था क्योंकि थोड़ी टेक्निकल इशू हो गई थी बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं लेक्चर ले नहीं पा रहा था क्योंकि क्लास के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, थोड़ी उसमें कमी थी, इसलिए मैंने क्लास को पोस्टपोन कर दिया था। बट अब मैं बैक आ गया हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब हम नए तरीके से पढ़ाई करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास अभी भी 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है, तो अब हम सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे अलग अलग तरीके से। हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और उसमें आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको उसकी PDF भी मिलेगी। तो चलिए आज की जो क्लास होगी, सबसे पहले मैं सोशल साइंस का एक लेक्चर लेने वाला हूँ, जो कि जिसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना है और मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं सोशल साइंस का पहला चैप्टर। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद अ न्यू वीडियो। चलिए आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना पहला क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का। जैसा मैंने बोला था आपको कि हम सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, उसी को करते हुए हमने स्टार्ट किया है। तो आज हमारा पहला पेपर जो है वो है सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आप मेरे साथ, हम पहले देखेंगे क्वेश्चन को और पूरे पेपर को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से कि तो हम देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग ये पूरा पेपर हम सॉल्व करके देखेंगे और क्वेश्चन के बारे में पहले डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जैसे लिखा हुआ है, इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। हमें बताना है कि लिबरलाइजेशन का सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या था और उसको किस तरीके से इकोनॉमिक स्फीयर में 19th सेंचुरी में यूरोप में ऐड किया गया, उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे। और हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरप्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेकोंग डेल्टा रीजन। तो इस दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें कॉन्सेप्ट बता। तो जैसा कि बोला हुआ है इसमें कि हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो दिया हुआ है कि इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। अब हम इसमें बोल रहा है कि हमें कॉन्सेप्ट बताना है लिबरलाइजेशन का, किसके एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक स्फीयर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप, कि यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए लिबरलाइजेशन के बाद और उस चेंजेस में उनका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ 19th सेंचुरी यूरोप में। उस टाइम पे जब लिबरलाइजेशन यूरोप में आया तो उसका क्या एस्पेक्ट हुआ और उसके बाद वो क्या चेंजेस हुए। और दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ऑप्शन में, इंटरप्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेकोंग डेल्टा रीजन, कि हमें बताना है कि फ्रेंच जो कंट्रीब्यूशन था फ्रेंच का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस रीजन में, मेकोंग डेल्टा में, उसके बारे में हमें जानना है कि वो क्या था। तो चलिए अब जैसे इसका आंसर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, अभी मैं आपको 1 मिनट में बताता हूं कि हम किस तरीके से इसको आंसरिंग करेंगे। तो हमारा सबसे पहले बोला हुआ क्या बोला था कि हमें बताना है कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट बताना है लिबरलाइजेशन का इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर में, कि हाँ तो जैसे बोला है कि हमें बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर। इसके बारे में हम जैसे जानना चाहते हैं अगर कि क्या कॉन्सेप्ट था लिबरलाइजेशन के आने के बाद और उसका क्या इकोनॉमिक स्फीयर हुआ, तो इसके बारे में अगर हमें आंसर लिखना हो तो इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलाइजेशन स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट और गुड्स एंड कैपिटल। सबसे पहला क्या हुआ कि जैसे लिबरलाइजेशन आया यूरोप में तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, हमें फ्रीडम मिला। फ्रीडम किस में मिला,
हमें जो फ्रीडम मिला, सबसे पहले हमें फ्रीडम मिला इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक हमें फ्रीडम मिला, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब जब हमें इकोनॉमिक फ्रीडम मिला तो उससे हमें क्या हुआ, हमारा जो मार्केट था वो कई सारे जो रिस्ट्रिक्शन थे उसके ऊपर, कई सारे एबोल्यूशन थे उसके ऊपर, जो इम्पोज थे वो क्या थे, कई सारे जो फ्रीडम थी उसकी मार्केट की, उसके ऊपर कई सारे एवोल्यूशन, कई सारे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर किए गए। किसके लिए? फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो जैसे ही लिबरलाइजेशन यूरोप में आया तो उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ कि हमारा जो लिबरलाइजेशन के आने के बाद क्या हुआ, लिबरलाइजेशन ने मार्केट की फ्रीडम के लिए स्टूड फॉर मार्केट, लिबरलाइजेशन स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट की फ्रीडम के लिए खड़े हुए लोग। एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और वहां पे उसके लिए भी आवाज लगाई गई कि जो रिस्ट्रिक्शन है गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट में वो अब रिस्ट्रिक्टेड ना रहे, यानी उनका जो उनके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन जो पहले थे वो आफ्टर लिबरलाइजेशन उन्हें हटा लिया जाए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना ही हम लिखेंगे, ज्यादा हमें फालतू लिखने का नहीं है, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए ये बहुत है। अब हमें दूसरा बोला गया था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेकोंग डेल्टा रीजन, कि आप बताओ कि फ्रेंच का क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट था मेकोंग डेल्टा रीजन में। तो उसके लिए हम देखते हैं, तो क्या होगा, द बिल्डिंग ऑफ कैनाल एंड ड्रेनेज लैंड इन द मेकोंग डेल्टा रीजन इंक्रीज कल्टीवेशन। सबसे क्या हुआ कि जैसे ही फ्रेंच का इंपैक्ट मेकोंग डेल्टा में हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, बहुत सारे कैनाल वहां पे उन्होंने सेटअप किया, बनाने लगे। बहुत सारे ड्रेनेज लैंड जो थे मेकोंग डेल्टा रीजन में उसको इंक्रीज कर दिया गया ताकि हमारा जो कल्टीवेशन प्रोसेस हो वो इजीली हो जाए। बेसिकली उनका क्या था कि वो सेटअप करना चाह रहे थे बहुत सारे कैनाल, बहुत सारे ड्रेनेज लैंड को इन द नियर मेकोंग डेल्टा रीजन टू इंक्रीज कल्टीवेशन। तो इसका 1 मार्क्स के लिए ये आंसर हमारे लिए काफी होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको एक बार जानते हैं और फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो 1 मार्क्स में हमें उतना ही लिखना है, ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा बोला गया है, हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ हैड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन जापान, कि जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुई। और दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ क्वेश्चन, हाउ हैड ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ नोवेल इनटू रीजनल लैंग्वेज हेल्प टू स्प्रेड देयर पॉपुलैरिटी। सबसे पहले बोला हुआ है कि हमें बताओ कि जापान के अंदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किस तरह इंट्रोड्यूस हुई। और दूसरा ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ और करके उसमें दिया हुआ है, हाउ हैड ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ नोवेल इनटू रीजनल लैंग्वेज हेल्प टू स्प्रेड देयर पॉपुलैरिटी। किस तरीके से ट्रांसलेशन प्रोसेस नोवेल के उसने इंप्रूव किया रीजनल लैंग्वेज को और हेल्प किया कि ताकि रीजनल लैंग्वेज के थ्रू उनकी पॉपुलैरिटी बिल्डअप हो सके और सेटअप हो सके। तो इसका आंसर हम जानेंगे कि किस तरीके से वहां पे सेटअप हुआ। तो हमारा आंसर होगा इसका, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बोला हुआ था कि किस तरीके से नोवेल का यूज किया गया। और हाँ, सबसे पहले क्या बोला हुआ था कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किस तरीके से इनेबल हुई जापान में, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान। तो सबसे पहले क्या हुआ, बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान। यानी सबसे पहले जो हमारे बुद्धिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जापान में, हैंड प्रिंटिंग इन जापान। वो कहां से थे मिशनरी, दे आर फ्रॉम चाइना, वो चाइना से थे और उन्होंने इसको स्प्रेड किया
इंट्रोड्यूस किया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में। बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान, और उसी तरीके से जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि रीजनल लैंग्वेजेस ने किस तरीके से हेल्प करी नोवेल को ग्रोथ करने के लिए। तो क्या बोल रहा है इसमें कि ट्रांसलेशन ऑफ नोवेल इनटू डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज हेल्प टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑन द नोवेल इन न्यू एरिया। अब क्या हुआ, पहले जो नोवेल थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे, वो काफी कम लैंग्वेज में प्रिंट होते थे, जिससे क्या होता था ज्यादा लोगों तक पहुंचना या ज्यादा लोग उसको समझ नहीं पाते थे नोवेल को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज वो फिट नहीं था। तो उनके लिए नोवेल को पढ़ना समझना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि जब वो पढ़ ही नहीं सकते समझ ही नहीं सकते तो वो नोवेल क्यों खरीदेंगे वो चीज। तो उसी लिए जब रीजनल लैंग्वेज को बढ़ाया गया, डिफरेंट डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में नोवेल को प्रिंट करना स्टार्ट किया गया, तो वो चीजें काफी हेल्प हुई जिससे, और वो आगे चल के बिल्डअप हुआ और लोगों को समझ में आने लगी। तो नोवेल की जो परचेजिंग थी वो भी बढ़ गई। जब परचेजिंग बढ़ी तो उसकी प्रिंटिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, ज्यादा प्रिंटिंग मशीनें लगी, ज्यादा कंपनियां सेटअप हुई जो प्रिंट करने लगी नोवेल को। तो कहीं ना कहीं यूरोप में काफी ज्यादा नोवेल और लिटरेचर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। दे आर ओनली वन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। 6 क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हमें बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद हमारा, वाई डू बैंक्स और लेंडर डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन, कि बैंक और लेंडर क्यों डिमांड करते हैं कोलेट्रल के लिए अगेंस्ट लोन के लिए। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई डू बैंक्स और लेंडर डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन। अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अभी हम इसका आंसर 1 मिनट में अभी देखते हैं कि क्या होगा। सारे आंसर आपको मॉडिफाई करके दिए हुए हैं, आपको यही लिखने हैं। आप अपनी तरफ से आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले चीज हमें जाननी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम के बारे में डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है। पहला क्या है, प्रोड्यूसिंग गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, कि प्रोड्यूस करना गुड्स को बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स। और दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर। डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब हमें ध्यान में देना है कि हम प्रोड्यूस तो करें गुड्स को, बट हमें एक्सप्लॉइट नहीं का हमारा एम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल एक्सप्लॉइटेशन करके ही हम नेचुरल रिसोर्स को गुड्स को प्रोड्यूस करें। और एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा, एग्रीकल्चर। तो ये था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब हमने उसमें जाना प्राइमरी सेक्टर के बारे में, जिसमें क्या था कि प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, एंड दूसरा क्या था, एग्रीकल्चर, कि प्रोड्यूस करना गुड्स को एक्सप्लॉइट करके नेचुरल रिसोर्स को, और दूसरा था एग्रीकल्चर। अब हम सेकेंडरी, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कम से कम चीज़ों को एक्सप्लॉइट करें और अपने नेचुरल रिसोर्स को जितना सेव कर सकते हैं करें, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए यूज हो। हमारा बस यही नहीं होना चाहिए कि हम केवल प्रोड्यूस करते जाएं और बाकी चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सेकेंडरी सेक्टर में बोला है, एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरा क्या है, इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, एक ऐसा सेक्टर जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करें अदर फॉर्म में थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। हम चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करें, जैसे मिल्क से हमने बटर बनाया, पनीर बनाया, ठीक है। और दूसरी क्या चीज है, इंडस्ट्री। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सेटअप होता है, जहाँ केमिकल, जहाँ पे लेदर फैक्ट्रीज, अलग अलग चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, फूड आइटम, फूड इंडस्ट्रीज। तो ये सारी चीजें किस में आती है, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है हम जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को,
बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, हम कहीं ना कहीं अपने नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते जा रही हैं, तो हम मानेंगे ही अपने गुड्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम कहीं ना कहीं हम अपने नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, इसीलिए वाटर स्कैरिसिटी हो रही है, ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर। और प्राइमरी सेक्टर का दूसरी चीज क्या होती है, एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार उसको देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू बैंक्स और लेंडर डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन। बैंक और लेंडर क्यों डिमांड करते हैं कोलेट्रल अगेंस्ट लोन के अगेंस्ट कोलेट्रल का डिमांड क्यों करते हैं, अब इसका हम जानेंगे। हाँ, बैंक्स और लेंडर डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन because bank or lender demand collateral against loan as it is used as guarantee to a lender until the loan is repaid। अब बैंक और लेंडर जो है वो कोलेट्रल की डिमांड क्यों करते हैं किसी भी लोन्स के लिए, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि लोग डिफॉल्टर कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाते हैं, मतलब बैंक से पैसे लेके फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो बैंक तो भाई कहीं कहाँ से जाएगा, आप कई बार लोग कंट्री से भी मूव कर जाते हैं, तो बैंक के लिए तो बड़ी मुश्किल होगी, वो तो पैसे भी जाएंगे उसके और वो रिकवरी भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए बैंक, आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई करोगे कोई भी लोन, तो उसके लिए कोलेट्रल का प्रोसेस रखते हैं, ताकि अगर आप डिफॉल्टर होते हैं तो उसको सेल करके, आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके बैंक अपनी मनी अमाउंट को वापस रिकवर कर ले। चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम थोड़े 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। ये पूरी पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी, यानी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसमें पहला बोला हुआ है, हाउ हैड नेपोलियनिक कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। हमें बताना है कि नेपोलियन कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, कि कैसे जो नेपोलियनिक कोड था उसके थ्रू वो एक्सपोर्टेड थे कुछ रीजन जो कि फ्रेंच कंट्रोल के टाइम पे नेपोलियन कोड किस तरह से अप्लाई था वहां पे, उसके बारे में जानेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा बोल रहा है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल टू द 3 बैरियर दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन वियतनाम। वियतनाम में क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो कहीं ना कहीं जाके वहां के लिए बैरियर बनी। तो चलिए हम इसका आंसर देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि वियतनाम में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था कि नेपोलियनिक कोड एक्सपेक्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। हम जानना चाहते हैं कि नेपोलियनिक कोड था उसके थ्रू वो कैसे एक्सपोर्टेड थे रीजन जो कि फ्रेंच कंट्रोल में थे। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, सबसे पहले वहां का एक सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था। दूसरा था एबॉलिश फेडरल सिस्टम, उसने एबॉलिश कर दिया था फेडरल सिस्टम को। थर्ड, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज, कि बहुत सारे पीजेंट को उसने ऐसे ही छोड़ दिया था। इन टाउन गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे वो रिमूव हो गए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव हो गए, और ये सारी चीजें हुई। अब हमारा ये था नेपोलियनिक कोड से जो एक्सपोर्ट हुए थे रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। फ्रेंच कंट्रोल में जब नेपोलियन से वापस आया तो किस तरीके से चीजें चेंज हुई
उसके बारे में हमने जाना। सबसे पहले वहां पे सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हुआ, दूसरा हुआ एबॉलिश फेडरल सिस्टम एबॉलिश हुआ, थर्ड हुआ फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज, और फोर्थ क्या था, इन टाउन गिल्ड रिस्ट्रिक्शन व रिमूव, की बहुत सारे जगह पे गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गए, और फिफ्थ है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव, कि वहां पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो इंप्रूव हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन वियतनाम, कि किस तरीके से वियतनाम में उसकी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारे बैरियर रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे क्या था, पहला हाई पॉपुलेशन लेवल। आप जानते हैं किसी भी कंट्री में अगर वहां की पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कि क्यों, ना सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बट बहुत सारी चीजों में उस कंट्री को सफर करना पड़ता है। दूसरा लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो वहां की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वियतनाम की वो काफी कम थी। थर्ड एक्सटेंसिव इंडेप्टनेस अमंग द पीजेंट, कि बहुत सारे एक्सटेंसिव इंडेप्टनेस थे, जो पीजेंट थे वहां के, उनके अंदर भी बहुत सारे जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे बहुत सारे, या जिन्होंने कुछ कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज में कन्विक्टेड थे, उन लोगों के साथ बड़ी जाति होती थी वहां पे। एनी अदर, तो ये चीजें थी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था कि पॉपुलेशन ज्यादा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी कम थी, और एक्सटेंसिव इंडेप्टनेस था, पीजेंट्स में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था। तो ये मेनली तीन रीजन थे, रिस्पॉन्सिबल थे, इकोनॉमिक बैरियर थे, जो कि कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए वियतनाम में। अब हम चलेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। एक मिनट, अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेंगे। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैड द इंपीरियल स्टेट इन चाइना बीन द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम विद एग्जाम्पल। हमें बताना है कि इंपीरियल स्टेट इन चाइना जो था वो कैसे एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन गया प्रिंटेड मटेरियल का काफी लंबे टाइम तक, हमें एग्जाम्पल के साथ उसको बताना है। दूसरा क्या है, हाउ हैड नोबेल बीन इजिली अवेलेबल टू द मासेस इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। दूसरा हमें बताना है कि 19th सेंचुरी में किस तरह यूरोप में बहुत ज्यादा मासेस रिस्पॉन्सिबल हुए, किसके लिए, नोवेल्स के लिए, इजीली लोगों तक अवेलेबल कैसे हुए। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम चाइना के बारे में जानेंगे कि चाइना किस तरीके से इतने लॉन्ग टाइम तक वो प्रिंटेड चीजों के लिए एक हब बना रहा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल स्टेट इन चाइना हाउ एज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल एज अ सो लॉन्ग टाइम, हाउ ही मैनेज टू बी अ प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल एज सो लॉन्ग टाइम। किस तरीके से इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना जो था एक बहुत बड़ा मेजर प्रोड्यूसर बना प्रिंटेड मटेरियल का। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, द टेक्स्ट बुक फॉर एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर। सबसे पहले कि क्या था कि चाइना में जितने भी टेक्स्ट बुक होते थे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के, वो बहुत ज्यादा प्रिंट होने स्टार्ट हो गए, बहुत बड़े बड़े स्केल में, बहुत लार्ज, बहुत ह्यूज अमाउंट में। दूसरा क्या था, द यूज ऑफ प्रिंट वॉज डाइवर्सिफाइड एंड रीडरशिप इनहेंस। अब क्या था, जब प्रिंट होने लगा तो काफी डाइवर्सिफाई हो गया और जो रीडरशिप थे वो काफी इनहेंस हो गई। थर्ड, इंपॉर्टेंट ऑफ न्यू वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल प्रेसेस, कि बहुत ज्यादा अलग अलग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल जो प्रेसेस थे वहां पे सेटअप हुए। तो सबसे ज्यादा क्या किया चाइना ने, डिफरेंट, सबसे पहले क्या किया, अपना एक बहुत ज्यादा सेटअप किया, और किसका, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का और मैकेनिकल प्रेसेस का, प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने लगाए। उससे उनको क्या फायदा हुआ, उन्होंने सोचा कि हम सबसे पहले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, वहां पे जितने भी एग्जामिनेशन होते थे डिफरेंट डिफरेंट सिविल सर्विसेज से लेके जितने भी एग्जामिनेशन वहां होते थे, उनके लिए उन्होंने बुक्स
काफी ज्यादा प्रिंटेड किया। और जब प्रिंट होने लगा तो वो काफी डाइवर्सिफाइड हुआ और रीडरशिप जो थी वहां की काफी इंगेज होगी, उन्हें भी चीजें मिलने लगी। तो इस तरीके से चाइना ने एक बहुत ही समझदारी दिखाते हुए एक लॉन्ग टाइम तक इजीली वो हैंडल करते रहा, पूरे वर्ल्ड में प्रिंटिंग में वो सबसे आगे रहता रहा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें कि नोवेल इजीली अवेलेबल फॉर द मासेस इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, कि कैसे इतने आसानी से यूरोप में 19th सेंचुरी में लोगों को अलग अलग तरीकों से नोवेल मिलते रहा बहुत ही इजीली। तो सबसे पहले क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी। सबसे पहले वहां पे क्या हुआ कि लाइब्रेरी का सेटअप हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, लाइब्रेरी का सेटअप हुआ। दूसरा क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन प्रिंटिंग। उसके बाद यूरोप में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया किस चीज पे, टेक्नोलॉजी पे, और प्रिंटिंग प्रेस को काफी इंप्रूव किया गया। थर्ड क्या था, मास प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट लेवल, कि बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ बहुत ही लो कॉस्ट लेवल पे। फोर्थ क्या था, इनोवेशन इन मार्केटिंग लीड टू एक्सपेंडेड सेल, कि बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके इनोवेशन यूज किए गए वहां पे एक्सपेंडेड सेल्स को एक्सपेंड करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने लाइब्रेरी सेटअप करी। दूसरी बात क्या की, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट किया प्रिंटिंग में। थर्ड क्या किया, मास प्रोडक्शन किया बहुत ही कम एट लो कॉस्ट पे। फोर्थ क्या किया, इनोवेशन किया मार्केटिंग में, ताकि बहुत ज्यादा उनके सेल एक्सपेंड हुए। इस तरीके से नोवेल्स जो थे कहीं ना कहीं यूरोप के मासेस तक पहुंचे ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है हम कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन फीचर ऑफ रबी क्रॉप सीजन। सबसे पहले हमें क्या बताना है, मेन फीचर ऑफ रबी क्रॉप सीजन के। पहला क्या बोल रहा है, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम, एक मिनट पहले इसका क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। ये रहा, डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर ऑफ रबी क्रॉप सीजन। हमें बताने हैं ऐसे 3 मेन फीचर किसके, रबी क्रॉप के। रबी क्रॉप के हमें 3 मेन सीजन बताने हैं। और दूसरा क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर ऑफ खरीफ क्रॉप। और फिर हमें बताने हैं खरीफ क्रॉप के भी 3 मेन सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर स्कैरिसिटी मे बी आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया, एनालाइज द स्टेटमेंट। किस तरीके से वाटर स्कैरिसिटी जो है एक बहुत ज्यादा बड़ा आउटकम निकल के आ रहा है एक बहुत बड़े और ग्रोइंग पॉपुलेशन इंडिया के लिए, उसको एनालाइज के लिए। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेन फीचर ऑफ रबी क्रॉप सीजन के क्या मेन फीचर होते हैं। रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। रबी क्रॉप बेसिकली जो होते हैं सोन किए जाते हैं वो फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो सोन किए जाते हैं। हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। हार्वेस्ट करे जाते हैं, सोन किए जाते हैं अक्टूबर से अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्ट किए जाते हैं इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप आर, जो इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप होते हैं वो क्या होते हैं, वीट, ब्रेल, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। फोर्थ क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर month due to a western temperate cyclone help in the success of this crop। क्या होता है, जो प्रिसिपिटेशन होता है विंटर के टाइम पे जो कि वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होता है, उसी के कारण
जो रबी क्रॉप इतनी ज्यादा सक्सेस होती है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें बताने हैं खरीफ क्रॉप के फीचर ऑफ खरीफ खरीफ क्रॉप सीजन। ये खरीफ क्रॉप का क्या होगा? पहला क्या बोल रहा है? ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। खरीफ क्रॉप के लिए आपको मानसून चाहिए, मानसून का वेदर चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर ज्यादा चाहिए इन क्रॉप्स में। हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, इसको सितंबर अक्टूबर के बीच में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप होते हैं पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर एक्सेट्रा। तो ये होता है सबसे पहले, ये मॉनसून सीजन में होते हैं। इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर। और इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप होते हैं पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर। तो ये चीजें होती हैं खरीफ क्रॉप में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वाटर स्कैरिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू अ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया। कि जो वाटर स्कैरिसिटी इंडिया में हो रही है, कहीं ना कहीं इंडिया जैसे लार्ज और एक ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और चैलेंज बनने देती चली जा रही है। इसको हमें एनालाइज करना है। ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब हम जानते हैं कि हमारा वाटर का जो डिमांड है वो दिन डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर एग्रीकल्चर यूज। दूसरा क्या है? वाटर रिसोर्सेस ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड इरिगेटेड एरिया। बहुत ज्यादा हमने एक्सप्लॉइट कर दिया है वाटर को। सबसे पहले हमारे वहाँ कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो है नहीं। हमने कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने सारे ग्राउंड वाटर सरफेस को यूज किया इरिगेशन में। अब क्या हुआ कि बहुत सारे जगहों पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ का ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने सब निकाल लिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू करनी पड़ेगी। पर ड्रॉप पर क्रॉप को जो गवर्नमेंट की स्कीम इसीलिए आ रही है क्योंकि आने वाले टाइम पे हम पानी को कम से कम यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, और उसको मैनेज करें। अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, और ग्राउंड वाटर लेवल को हम इंप्रूव करने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें ताकि इंप्रूव हो और हमारी प्रॉब्लम ये खत्म हो। तो ये चीजें थी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम फटाफट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द assertion of social diversity in a democratic country is very normal and can be healthy. Justify the statement with argument. हमें बताना है कि जो भी सोशल डाइवर्सिटी होती है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो बहुत ही नॉर्मल और हेल्दी होती है। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। और मैं पूछ रहा है सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स, एग्जामिन द स्टेट। कि जो सोशल डिवीजन होता है वो अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को। इसके बारे में भी हमें देखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन इन इंडिया डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, एनालिसिस द स्टेटमेंट। अब ये बोल रहा है कि जो वुमेन है वो अभी भी काफी पीछे हैं इन कंपैरिजन ऑफ मैन इन इंडिया। तो इसके बारे में हमें बताना है सिंस इंडिपेंडेंस, इसको हमें एनालिसिस करना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ आर पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल एंड नेशनल पार्टी इन इंडिया। हमें बताना है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो यहाँ इंडिया में रिकॉग्नाइज होती है एज रीजनल एंड नेशनल पार्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, consequences of environmental degradation do not respect national or state boundary, justify the statement। हमें बताना है कि कौन से consequences होते हैं जो हमारे environmental degradation के लिए responsible होते हैं, हमें उसके बारे में justification देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Why is the territory sector becoming important in India? Explain any three reason। हमें बताना है कि क्यों टेरिटरी सेक्टर जो है वो इंडिया में टर्सरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट होता चले जा रहा है, हमें विद इन 3 एग्जाम्पल रीजन इसको बताना है। नेक्स्ट क्या पार्ट में पूछ रहा है, हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं किसी कंट्री का, उसके बारे में हमें बताना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सोर्सेस का क्रेडिट में एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द बैड इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट ऑन बोरोअर। हमें बताना है कि इफेक्ट क्या होगा इनफॉर्मल सोर्सेस पे क्रेडिट और बोरोअर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन कंज्यूमर यूज देयर राइट टू सीक रिड्रेसल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। किस तरीके से कंज्यूमर अपने राइट को यूज कर सकता है उसे हमें बताना है। तो चलिए इतने सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया, अब 1 बाय 1 इसके आंसर हम करते चलें। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, assertion of social diversity in a democratic country। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, this allow various disadvantaged and marginal social group to express their grievances। सबसे पहला सोशल डाइवर्सिटी अगर होती है किसी कंट्री में तो वो अलाउ करती है बहुत सारे डिसएडवांटेज और मार्जिनल सोशल ग्रुप को कि वो अपनी ग्रेवियंसेस, अपनी कमियों के बारे में लोगों को बता सकें जो बिफोर डेमोक्रेटिक उनके लिए पॉसिबल नहीं था। दूसरा, दिस गेट द गवर्नमेंट टू अटेंड ग्रीवियंसेस ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। अब जब डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो वहां पे गवर्नमेंट भी अटेंड करेगी ग्रीवियंसेस को जो डिसएडवांटेज होता है या डिसएडवांटेज मिला है किसको, ऐसे ग्रुप्स को जो बहुत ही मार्जिनल और सेक्शनिस्ट हैं। थर्ड, expression of various kind of social division in politics result in their cancelling one other out and thus reducing their intensity। अब बहुत ज्यादा जब सोशल डिवीजन होता है तो वो एक दूसरे में कहीं ना कहीं उलझ के रह जाती चीजें और बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट और आउटकम नहीं मिलता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हाउ डज सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स, कि सोशल डिवीजन होने से पॉलिटिक्स को वो किस तरीके से अफेक्ट करता है। सोशल डिवीजन कंपीटिंग विद ईच अदर कैन लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। सोशल डिवीजन से कहीं ना कहीं वो कंट्री के डिसइंटीग्रेशन में, डिविडेशन में इन्वॉल्व हो जाता है और वो कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा, सोशल डिवीजन टर्न टू अ पॉलिटिकल डिवीजन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। जब सोशल डिवीजन एक पॉलिटिकल डिवीजन में हो जाता है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोगों के बीच टकराव होता है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे में हेट करने लगते हैं ड्यू टू पॉलिटिकल पार्टी अपने एक दूसरे को सपोर्ट और डिफेंड करने के चक्कर में, और फिर कहीं ना कहीं वहां से वायलेंस स्टार्ट होता है। थर्ड क्या है, सोशल डिवीजन अफेक्ट वोटिंग। सोशल डिवीजन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है वोटिंग, क्योंकि लोग फिर अपने कास्ट, अपने रिलीजन को के हिसाब से लोग वोटिंग करते हैं। पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रिफर सम पार्टी मोर देन अदर। अब एक कम्युनिटी के लोग अपने लोगों को, अपने सपोर्ट के पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं और दूसरी पार्टी के नहीं करते, ज्यादा प्रेफरेंस उसको देते हैं। तो ये होता है सोशल डिवीजन का अफेक्ट पॉलिटिक्स पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, women still lag behind men in India despite some improvement since independent। ये बहुत ज्यादा वुमेन अभी भी बहुत ही पीछे हैं, ऐसा क्यों है। A lot has been done to bring women at par with men but still women face disadvantage, discrimination and
ऑपरेशन इन वेरियस वे। अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने की, फिर भी हमारी वुमेन अभी भी डिसएडवांटेज में है, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत होती हैं। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन स्टिल लेस देन मेन। सबसे बड़ी बात है कि लिटरेसी रेट जो है अभी भी वुमेन की मेन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेस नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडी, कि बहुत कम गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो हायर स्टडीज के लिए जाती हैं। अनइक्वल वेजेस इन सम एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अभी भी बहुत ज़्यादा जगहों पे अनइक्वल वेजेस हैं जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडी, अभी भी हम अपने लोकसभा राज्यसभा में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लेस रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि 33% हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कमी है, हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजनल और नेशनल पार्टी के बारे में। द इलेक्शन कमीशन गिव रेगुलेशन टू द पार्टी रीजनल एंड नेशनल पार्टी ऑन फॉलोइंग बेसिस। अब रीजनल पार्टी होने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, अ पार्टी टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट। मतलब अगर एक रीजनल पार्टी है तो उसे 6% वोट चाहिए अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसे 2 सीट जीतनी पड़ेगी अगर वो रीजनल पार्टी रहना चाहती है। एग्जाम्पल तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, डीएमके, ये सारी पार्टी है रीजनल पार्टी। अब हम चलते हैं नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी क्या होती है, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इन 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। अब नेशनल पार्टी के लिए भी क्या है, 6% टोटल वोट चाहिए उन्हें लोकसभा में और असेंबली में, और कम से कम वो उन्हें 4 सीटें वो जीते एट लोकसभा। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्टी के लिए बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के जिसकी वजह से नेशनल और स्टेट बाउंड्री में इंडिया में। The increase in population of land, air, noise and resulting in degradation of environment cannot be overlooked। कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन पॉल्यूशन जिसकी वजह से लैंड, वाटर, एयर, नॉइज सारी चीज़ें डिग्रेड होती चली जा रही हैं, डिग्रेडेशन होता चले जा रहा है। पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इफेक्ट ऑल एज मोस्ट ऑफ रिवर पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेट, बहुत ज़्यादा हमारे वहाँ रिवर पॉल्यूटेड हैं, डर्टी हैं। एयर पॉल्यूशन कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एटमोस्फेयर एज अ होल। एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग अब सांस लेने में भी डरते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट एंड नेशनल बाउंड्री, और जो थर्मल पॉपुलेशन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी रिवर इफेक्ट हो चुकी है, और जिसकी वजह से हमारी जो फिशरी है वो बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है। हमारे नंबर ऑफ फिश बहुत ही कम होती चली जा रही हैं इन सी में और इन रिवर में, दोनों में। अब हमें क्या बताना है, इम्पोर्टेंट ऑफ टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया, कि हमें बताना है कि टर्शरी सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज, प्रमोट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कि जो भी डेवलपमेंट होता है सर्विसेज का, जैसे ट्रांसपोर्ट का, ट्रेड का, स्टोरेज का, वो प्रमोट करता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को। दूसरा क्या है, राइज इन इनकम लेवल, जिसकी वजह से जब सर्विस में ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रेड होगा, स्टोरेज होगी तो इनकम भी अपने आप राइज करेगी। थर्ड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप हो चुकी है। इट प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में एम्प्लॉयमेंट जो है वो डेवलप हो रही है, लोगों को मिल रही है, डेवलपमेंट होने से एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। अब हमें बताना है जीडीपी के बारे में, हाउ वी कैलकुलेट जीडीपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जीडीपी अंडरटेकन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर कैलकुलेटेड। जितनी भी चीजें हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग 1 ईयर, उसको कैलकुलेट करते हैं जीडीपी के लिए। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर आर कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब जो फाइनल गुड होता है उसको 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं
और फिर उसका हम अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड कर उसका फाइनल हमें एक डाटा मिलता है, उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि जीडीपी किस तरीके से होगी और क्या होगी। अब क्या है इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमें बताना है कि फॉर्मल सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है क्रेडिट में, डेवलपमेंट में, इन इकोनॉमिक सिस्टम। फॉर्मल सोर्सेज प्रोवाइड चीप क्रेडिट, फॉर्मल सोर्स होगा तो हमें चीप क्रेडिट मिलेगा, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन्स मिलेंगे। क्रेडिट एट अफोर्डेबल रेट इज अवेलेबल थ्रू फॉर्मल सोर्सेज, हमें डायरेक्ट बैंक्स के थ्रू, फॉर्मल सोर्सेज के थ्रू, अलग अलग जगह से थ्रू हम क्रेडिट को गेन कर सकेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट थ्रू फॉर्मल सोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी और मॉनिटर करेगी, जिसकी वजह से किसी के साथ चीटिंग होने की चांसेस कम हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्या है, हाँ क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्स आर फेवरेबल, फॉर्मल सोर्स के द्वारा जो क्रेडिट होगा वो फेवरेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि बैड इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ऑन बोरोवर, बैड इफेक्ट क्या होता है अगर इनफॉर्मल से हम क्रेडिट को बोरो करते हैं तो हायर इंटरेस्ट रेट, सबसे ज्यादा पहले बार हायर इंटरेस्ट रेट होगा। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मींस लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज्ड टू रिपे लोन, बहुत ज्यादा पैसा हमें डबल ट्रिपल देना पड़ेगा रिपे करने के लिए। इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग कैन मीन दैट अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ बोरोवर, कई बार ऐसे हो जाता है कि जितना अमाउंट लिया है या जितनी इनकम भी नहीं है उससे ज्यादा वो क्रेडिट को कर रहे हैं। दिस कुड लेड टू इंक्रीजिंग डेप्ट एंड डेप्ट ट्रैप, और इससे इंसान बहुत ज्यादा डेप्ट ट्रैप में फंसता चला जाता है। तो ये होते हैं बैड इफेक्ट इनफॉर्मल सेक्टर के। अब हमारा क्या है राइट टू सीक रेड्रेसल, अब राइट टू सीक रेड्रेसल क्या है उसके बारे में जानेंगे। अंडर कोपरा, under COPRA, a 3-tier quasi-judicial machining is set up for redressal of grievances। सबसे पहले अंडर कोपरा जो होता है हमने कंज्यूमर ऑपरेशन प्रोसेसिंग रेगुलेटिंग एक्ट कोपरा, तो उसके बारे में क्या है कंज्यूमर ऑपरेटिंग प्रोसीजर रेड्रेसल एक्ट। इसके थ्रू क्या होता है कंज्यूमर कोर्ट आर सेटअप इन डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल, जो हमारा कंज्यूमर कोर्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट में होगा, स्टेट में होगा और नेशनल लेवल पे होगा। कंज्यूमर कैन फाइल केस इन कंज्यूमर कोर्ट डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ क्लेम इन्वॉल्व, कंज्यूमर डायरेक्टली केस कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में बिना अमाउंट को क्लेम किए हुए। कंज्यूमर कैन अपील इन हायर कंज्यूमर कोर्ट कमीशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट कमीशन, कंज्यूमर डायरेक्ट अपील कर सकता है हायर कंज्यूमर कोर्ट में विदाउट किसी डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट के भी। तो ये हमने जाना 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम चलेंगे कुछ अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में स्टार्ट करेंगे। हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या होंगे, सबसे पहला क्या है कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर, सबसे ज्यादा कि डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो उसके क्या अचीवमेंट हुए। इन 1930 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसके रिकमेंडेशन से ये सब चीजें हुई, तो उसका क्या अचीवमेंट था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रेज टू डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो दलित के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंसीड किया इसको। थर्ड, द डिप्रेस्ड क्लास गॉट रिजर्वेशन ऑफ सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन्हें कुछ परसेंट आरक्षण मिले कहां पर प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अंबेडकर एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड एज अ रिजल्ट पूना पैक्ट वाज साइन, अंबेडकर ने गांधी जी का पोजीशन को माना और फिर पूना पैक्ट साइन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाउ टू डिसोबे द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिसोबे हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल को नहीं माना गया। तो चलिए, पार्टिसिपेशन ऑफ रिच एंड पुअर पीजेंट इन द कंट्रीसाइड रिच peasant community like Patidar and Gujarat and Jats of UP were achieved in movement। सबसे ज्यादा क्या हुआ कि कंट्री में रिच जो पीजेंट थे वो पाटीदार थे, गुजरात के जाट्स थे, यूपी के, वो काफी ज्यादा एक्टिव हुए इसमें
दूसरा क्या था, रिच पीजेंट ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिटी टू सपोर्ट सिविल। जो रिच पीजेंट थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया ताकि वो सपोर्ट कर सकें किसको, पीजेंट को। दूसरा क्या था, रिच पीजेंट ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिटी टू सपोर्ट सिविल, कि रिच पीजेंट थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने कम्युनिटी को सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। द पुअर पीजेंट पार्टिसिपेटेड एज दे वांटेड देयर अनपेड रेंट टू बी ट्रिम्टेड, और बहुत ज्यादा पुअर पीजेंट थे वो भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनके जो चीजें हैं, उनके जो उनके ऊपर टैक्सेशन कर दिया गया उनको रेमिटेड किया जाए और उनको रीपे करके वापस किया जाए या कम किया जाए। अब क्या है, इंडियन ट्रेड हैड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन 19th सेंचुरी। किस तरीके से इंडियन ट्रेड ने प्लेड किया एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल 19th सेंचुरी में। बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डेफिसिट, इंडिया प्ले अ क्रूशियल रोल इन द 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी। कि ब्रिटेन को रीपे करके डेफिसिट को इंडिया ने बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल पे किया 19th सेंचुरी में वर्ल्ड इकोनॉमी में। ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इन इंडिया ऑल्सो हेल्प पे द सो कॉल्ड होम चार्जेस, कि बहुत ज्यादा सरप्लस ट्रेड होने की वजह से वो हेल्प कर पाए इंडिया को ताकि वो होम चार्जेस को रीपे कर पाए। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर फ्लडेड द इंडियन मार्केट, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने फ्लडेड कर दिया इंडियन मार्केट को। इंक्रीज फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, बहुत ज्यादा चीजों को वो एक्सपोर्ट करने लगे, ब्रिटेन ले जाने लगे। एंड द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, कि बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू भी बढ़ गई, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा 19th सेंचुरी में इंडिया ने हेल्प करी वर्ल्ड इकोनॉमी को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड चेंज द फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किस तरीके से चेंज किया। द अर्ली इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ ब्रिटेन सच एज लीड्स एंड मैनचेस्टर अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट टू द टेक्सटाइल मिल, कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट अलग अलग टेक्सटाइल मिल्स में काम करने के लिए। मेनी माइग्रेंट केम फ्रॉम रूरल एरिया, बहुत ज़्यादा रूरल एरिया से माइग्रेंट आ रहे थे। लंदन बिकेम अ कोलोसोसिटल, लंदन एक ऐसा शहर बन गया था जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आने लगे। लंदन एक्सपेंडेड एंड बिकम अ पावरफुल मैग्नेट फॉर माइग्रेंट पॉपुलेशन, और लंदन बहुत ही पावरफुल और एक यूनाइटेड माइग्रेंट पॉपुलेशन की का हब बन चुका था। इट बिकम अ सिटी ऑफ क्लर्क, शॉपकीपर, स्किल आर्टिशियन, सेमी स्किल्ड वर्कर, यहाँ पे क्लर्क आते थे, शॉपकीपर थे, स्किल आर्टिशियन थे, सेमी स्किल्ड वर्कर थे। अपार्ट फ्रॉम द लंदन डॉकयार्ड 5 मेजर टाइप ऑफ इंडस्ट्री एम्प्लॉयड लार्ज पीपल फ्रॉम डिस्टिंक्ट एरिया, और लंदन डॉकयार्ड के अलावा 5 ऐसे मेजर इंडस्ट्री थे जो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से। तो ये थी आज की क्लास। मैं यहाँ पे आज की क्लास को रैप अप करूँगा, बाकी की चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आप जानते ही होंगे कि अभी नया सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को एक नए रूप में दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी करी गई है, और उसके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी जोड़ा गया है। मतलब जो सबसे बड़ा कंपाउंड होगा, जो पूरा कॉम्प्लेक्स होगा, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा कॉम्प्लेक्स है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज शिवम पांडे, टुडे आई कम बैक विद माय न्यू वीडियो। चलिए आज की वीडियो में बात करूंगा, बेसिकली अभी कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो गई है, तो एक हमारी 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी न्यूज़ मुझे आपको बतानी थी। आई होप आप लोग सेफ रहें कोरोना